बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आसफ़ अली ज़रदारी साहब नए सदर बन गए। आज हलफ उठा लेंगे। आसफ़ अली ज़रदारी के हवाले से आज ये सवाल ज़ेर गर्दश था कि ज़रदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, तो क्या वो पीटीआई और दूसरी जमातों के दरमियान मुफाहमत करवा पाएंगे? देखें, ये सवाल जो है ना बड़ा बचकाना था। असल सवाल जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए था कि ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर बने कैसे हैं, ये फ़ैसला कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये प्लानिंग जो है, इस प्लानिंग के आगे भी तो कोई प्लानिंग होगी ना, आगे भी तो कुछ होना है। तो सवाल ये किया जाना चाहिए था कि ज़रदारी साहब को सदर बनाने का असल में फ़ैसला कब और कहाँ हुआ था। चलें यहीं से शुरू करते हैं। और 6-7 बड़ी खबरें रिपोर्ट हुई हैं जी। सदर के हवाले से, नए सदर के हवाले से। अच्छा, एक ये कि हल्फ कब उठा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड, यानी कि पहले सिविलियन सदर हैं जो दो मरतबा जो है वो सदर बन गए हैं, और फिर वोट वगैरह कितने डले, आखिरी बयान जाते हुए सदर का, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के 2 बयानात। ये बड़े इंपॉर्टेंट है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में। इनके ऊपर आने से पहले ज़रा ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान भी तो थे ना कैंडिडेट, जी, वो भी तो बनना चाहते थे। आपको याद होगा बहुत सारे लोगों ने इसके हवाले से बाद में इसको प्ले डाउन किया। आपने और हमने इस खबर की कुछ जुज़ियात दी थी जून 2023 में। सही। आखिरी हफ्ता था जून का, और उससे पहले गर्मा गर्मी शुरू हो गई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। जरदारी साहब आए थे लाहौर, और लाहौर में उन्होंने जलसा करना था। जी। कुछ पोस्टर्स, कुछ बैनर्स लाहौर में लगे थे, और फिर रातों रात वो उतर गए थे। यहाँ से जरदारी साहब के जो फर्जंद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट्स में गर्मी ला रहे थे नून लीग के ख़िलाफ़, और एक मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नदीम अफजल चंद और फैसल करीम कुंडी ने पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में। सही। और उसमें उन्होंने फरमाया था कि ये जंग जो है ये तख्त लाहौर की जंग है, और तख्त लाहौर में हमारा भी हिस्सा है और हम अपना हिस्सा लेंगे, और बहुत जल्द जलसे होने जा रहे हैं, फलां फलां होने जा रहे हैं। और एक फ़िज़ा बन रही थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को रुखसती से पहले खैराबाद कह देगी, और अपना एक पब्लिक फेस बनाएगी, एक बड़ी कैंपेन करेगी, और सियासी मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। सही। फिर कहीं से एक शटअप कॉल आई, और उस शटअप कॉल के बाद जून के आखिरी हफ्ते में जो ईद उल अज़हा है उससे 1-2 दिन पहले पता चला कि मियाँ साहब जो है ना वो पहुँच रहे हैं दुबई, और दुबई में वो क़याम करेंगे इसहाक डार साहब के जो फर्जंद हैं उनकी रिहाइश गाह पे एमरेट्स हिल दुबई में। सही। उनके जो विलाज हैं वहाँ पर वो क़याम करेंगे। और इधर से पता चला है कि जरदारी साहब भी जा रहे हैं और बिलावल भी जा रहे हैं, यानी शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान बेसिकली वो इकट्ठा हो गया दुबई में। और मौलाना फजलुर रहमान माही बेआब की तरह तड़प रहे थे यहाँ पे। सही। और कुछ हमें इतलात मिली वहाँ पर कि ओन चौधरी जो है उनकी भी आमद हुई है, कुछ और लोग भी वहाँ पर गए हैं, और कोई पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा रहा है। सही। और उस पावर शेयरिंग फार्मूला में पीपल्स पार्टी ने कुछ शराइत रखी, उन्होंने सीटें मांगी कि कोई 15 MNA की सीट्स के ऊपर और 30 सूबाई असम्बली की सीट्स पर पंजाब में हमारे साथ नून लीग एडजस्टमेंट करे। सही। ये मामला तय नहीं पाया, लेकिन जो बात तय पा गई थी वो तय ये पाई थी कि इलेक्शंस में जाएंगे एक कोऑपरेशन की फ़िज़ा में, बैक एंड के ऊपर हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, और उसकी बुनियाद के ऊपर जब इलेक्शन रिज़ल्ट आएगा तो नंबर 1 पार्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएगी और नंबर 2 पार्टी का बनेगा सदर। सही। मौलाना फजलुर रहमान जब इन जुज़ियात ये बाहर आई थी ना, तो वहाँ से उनका मसाइल का आगाज़ होता है। लेकिन फिर बिलावल और ये लोग वापस आते हैं और ऐसा शीर व शक्कर होते हैं। हालांकि उससे पहले क्या चल रहा था, यहाँ पर पिंडी से हनीफ अब्बासी साहब बुला के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे ओ भुट्टो मर गया है। हाँ। और उधर से शैला रजा साहिबा जो हैं वो हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ और नून लीग की लीडरशिप के ख़िलाफ़ क्या बयान दे रहे थे। अचानक इन सब को इनकी लीडरशिप ने दे दी शटअप कॉल, सारे हो गए चुप।
बिलावल ने मशहूर ज़माना खिताब किया कि शहबाज शरीफ से अच्छा तो मैंने वर्क एथिक किसी का नहीं देखा। नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म, नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म, और इसहाक डार साहब जो हैं उनके हवाले से भी उन्होंने अंकल हैं अंकल इसहाक डार की स्टेटमेंट दी। और फिर जब 9 अगस्त के बाद हमने जो ड्रामा देखा वो सारा नूरा कुश्ती था, और उसमें बिलावल ने जब जब नून लीग के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दी और नून लीग से कहा कि इसके ऊपर तबसरा करें, तो उन्होंने कहा कि पार्टी की लीडरशिप की पॉलिसी ये है कि इनको कुछ नहीं कहना। हाँ, ये जो सारा चल रहा था ना, देखें जहाँ जहाँ पर बिलावल ने लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की, वहाँ वहाँ आसिफ जरदारी ने बिलावल की स्टेटमेंट्स को प्ले डाउन किया और रेजिस्ट किया। एंट्री होती रही है बार बार। यानी वो स्टेटमेंट जहाँ पर कराची से निकलते हुए बिलावल ने कहा इंतखाबात के इलेक्शन करवाएं के हवाले से, और उनके वालिद साहब ने स्टेटमेंट दे दिया था कि इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है और 90 दिन से आगे भी चले जाते हैं तो कोई मसला नहीं। उस पर बिलावल ने कहा था कि मैं घर में उनके हुक्म का पाबंद हूँ, लेकिन सियासी मामलात में मैंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और आवाम की तरफ देखना है। इस सारे को जब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं ना इन तमाम वाक़यात की, तो आपको बड़े खुल के ये बात पता चलती है, इट वाज अ फिक्स्ड मैच बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN, और कुछ तब्दीलियों के साथ मामलात बिल्कुल उसी तरीके से वकूफ़ पजीर हुए हैं जैसे कि इन्होंने प्लान आउट किए थे। तो ये सारा कुछ प्लान इसलिए तो नहीं किया था कि जरदारी जो है वो सदर बनने के बाद या नून लीग अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद कोई मफामत का हाथ बढ़ाएगी PTI की तरफ और PTI उसको उचक लेगी, ऐसा तो कुछ नहीं था। इफ़ एट ऑल अगर कोई पॉसिबिलिटी थी कि पाकिस्तान में कोई बेहतर सियासी माहौल बन सकता, तो वो थी 8 फरवरी से पहले, इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले आपने जो 9 मई के लोग हैं, मुल्ज़िमान हैं, उनके ख़िलाफ़, जिनके ख़िलाफ़ एक्शनेबल एविडेंस है, उनको सज़ाएं दे के उस बाब को करना था बंद। आपने ब्रॉडर जो कंटोर्स हैं वो तय करने थे, रूल्स ऑफ द गेम सेट करने थे, और सब के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ इलेक्शन में जाना था, और नताइज सारे कबूल करते और आज मंजरनामा होता मुख्तलिफ। सही। अब जो जरदारी साहब की एंट्री है वो कतन भी इस लिहाज से नहीं है कि वो यहाँ पर आने के बाद मिसाक मफाहमत, मिसाक मईशत, मिसाक जमहूरियत, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सही। क्योंकि PTI का के तेवर देखें, कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, उनको 1 बाय 1 आपने देखा ना कि जैसे ही जरदारी साहब का इंतखाब हुआ है उसके फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ जो है वो एक गाड़ी भर के पहुँचे मुबारकबाद देने के लिए जी, और किसी ने उसके ऊपर अच्छा तबसरा किया, पेट फाड़ने की तकरीब जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद जिसमें औजार लेके गए होंगे साथ, जिसमें शहबाज शरीफ जो है ना वो आए। अब नून लीग, आप ये देखें कि नून लीग आसिफ जरदारी को वोट पोल कर दिया के नाम से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, अता तारड़ की, मरियम नवाज की, अपने लीडर्स की तस्वीरें जो है वो लेके पोस्ट कर रही है। तो वो जो बेवकूफ़ बनाने का सीज़न है ना वो अभी ओवर हो गया है। तो अभी तो खाने का सीज़न है, यानी कि इक़्तिदार के ओहदे बांटने का सीज़न है ना। एक ट्रिकी मामला ये होगा कि ये जो आखिरी अपनी जिम्मेदारी नवाज शरीफ ने पूरी कर दी है, इसके बाद वो असम्बली का रुख करेंगे या नहीं। सियासत में तो वो बैठ के डोरे हिला रहे होंगे, लेकिन असम्बली वो आते हैं या नहीं, क्योंकि उनका प्रैक्टिकली काम तो ख़त्म हो गया ना। अब वो आगे क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे, कोई मोशन मूव करेंगे, लेजिस्लेशन में IS नो करेंगे। हो सकता है बजट पास कराने के लिए उस वक्त को वोट डालने के लिए आ जाए, उस वक्त भी नंबर क्योंकि पूरा है, तो लगता तो यही है कि शायद वो ना आए। कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं सदर की हैसियत से आरिफ अलवी का आखिरी बयान है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत से इनकार किया। उसमें उन्होंने क्या कहा है, और जो उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग थी उसमें कुछ तेवर जो वाजे किए हैं, उससे नहीं लगता कि कोई मुफाहमत वाली कहानी हो रही है या होने जा रही है। PTI ने रिजेक्ट किया है जो सदर है उसका इंतखाब, किन बुनियादों पे किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इससे सारा आपको पता चल जाता है कि जनाब आज जब ऐवान सदर में तकरीब होगी तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो हल्फ लेंगे जी आसिफ जरदारी साहब से। आरिफ अलवी साहब ने जो अपना आखिरी बयान दिया, क्योंकि आरिफ अलवी विल रिमेन अ सब्जेक्ट फॉर सम टाइम, और आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि आरिफ अलवी कब फैसला करते हैं कि वो कोई इंटरव्यू दें।
इंटरव्यू दें या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना कर दें, या फिर उनके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाए, जिस तरह तेवर हैं इस हुकूमती इत्तेहाद के आर्टिकल 6 लगाएंगे। लेकिन आर्टिकल 6 वाला मामला मुझे नहीं लगता, वो सिर्फ धमकियाँ शमकियाँ थी कुछ चीज़ें करवाने के लिए, ये स्मूथली हो जाए ये ट्रांजिशन और कोई और खप ना पड़े, कोई और रौला ना पड़े। क्योंकि जाते जाते भी आखिरी वक्त में भी बहुत कुछ था आरिफ अलवी के पास जो वो कर सकते थे, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह हमारे सदर से रुखसती इख्तियार की है और अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई खाता नहीं खुलने वाला कि जिससे आरिफ अलवी जो हैं वो कोई ट्रबल मेकर बने। हाँ, इस सारे मामले के बाद अगर ये एपिसोड ओवर हो जाती है और ये लोग एट ऑड्स आ जाते हैं पाकिस्तान के इदारों के, ये हुकूमत लपेट इसकी बसात लपेट दी जाती है और आरिफ अलवी किसी वक्त फ़ैसला करते हैं कि वो इसके हवाले से लब कुशाई करें या वो कोई किताब लिखें, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। इज़ अ बुक लवर, किताबें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ राइटर्स को पढ़ते हैं और ऑरेटर भी अच्छे हैं, बोलने में भी बड़े अच्छे हैं और ज़ाहिर है कि ज़बान व बयान पर अबूर होना और एक अच्छा लिखारी होने के लिए जो बुनियादी लवाजमात हैं वो उनमें हैं। सही। तो लेट्स सी कि अगर वो किताब लिखते हैं, अलबत्ता उन्होंने जो आखिरी अलविदाई बयान जो जारी किया है वो उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट जो सदर का है जो उन्होंने ही बनाया था, हाँ, उन्होंने कहा कि बतौर सदर मुमलिकत सदर मुल्क के अवाम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र रही। अल्लाह मेरी कोताहियों पर मुझे माफ़ करे, अच्छे अमाल का अजर दे। मेरी अहलिया समीना अलवी भी इस दुआ में मेरे साथ शरीक हैं। आरिफ अलवी ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। बतौर पाकिस्तान के 13वें सदर एक्स हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर, ये मेरा आखिरी पैगाम है। ये अकाउंट अगस्त 2018 में मैंने बनाया था। मैं सदर पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल मुल्क के 14वें सदर को मुंतकिल कर रहा हूँ। ये जनाब आरिफ अलवी साहब पासवर्ड शेयर किए, ये अपना आखिरी जो है वो बयान दिया। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उनको भी, अली अमीन गंडापुर को भी गया है दावतनामा और उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं आएंगे। सही। जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मफामत वाली कहानी कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं कि मुल्क में दोबारा इलेक्शन का उन्होंने मुतालबा कर दिया। मतलब एक सूबे का वज़ीर आला है, वो कह रहा है कि मैं एक तो जाऊंगा नहीं, दूसरा आप नए इलेक्शन करवा लें मुल्क। हिम्मत है तो है। हाँ, उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और आज जब आसिफ अली जरदारी साहब हल्फ उठा रहे होंगे उस वक्त पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंडर दी ऑस्पाइसेस एंड अम्ब्रेला ऑफ केपी गवर्नमेंट पेशावर में सरापा एहतजाज होगी, वो कर रहे होंगे एहतजाज। उन्होंने कहा कि मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ अदलिया को एक्शन लेना चाहिए, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं और मैं उनकी शिरकत नहीं करूंगा आसिफ अली जरदारी की तकरीब हल्फ बर्दारी में, ताहम उनके कुर्सी संभालने के बाद उन्हें सदर मानना ही पड़ेगा। यानी कि एक लेसर किस्म की कोऑपरेशन बीइंग हेड ऑफ स्टेट वो चलती रहेगी, जिसमें वो ये कहते हैं जो उन्होंने अपनी बेसिकली पहली काबीना का इजलास था उसमें उन्होंने कहा कि हमारा वफाक से सियासी नज़रियाती इख्तलाफ रहेगा मगर वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे। सही, अपने सूबे का हक लूँगा। हाँ, वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब ये है कि कोई प्रोटोकॉल्स, कोई तहनीती पैगामात, कोई रिसीव करना, प्रोटोकॉल देना, कंपनी करना, बिल्कुल बुनियादी जिसे कहते हैं कि बेसिक ज़रूरत के काम जो लेज़ॉन होता है जी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान, वो जारी रहेगा। और ये एक पोटेंशली एक ऐसी चीज़ है क्योंकि अब जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर भी लगाना है खैबर पख्तूनख्वा में। इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि वो किसको गवर्नर लगाते हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी चॉइसेस क्या रही माजी में। उन्होंने लतीफ़ खोसा को गवर्नर लगाया था, उन्होंने सलमान तासीर को गवर्नर लगाया था, उन्होंने बाबर अवान को गवर्नर लगाया था, जिन लोगों ने नून लीग को बड़ा टफ़ टाइम दिया था। इस मरतबा नून लीग के हवाले से कुछ चीज़ें जो चल रही हैं कि 3 लोगों के नाम आए जो पीपल्स पार्टी से जिन नामों को सजेस्ट किया गया, मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद जी। ये 3 नाम आए हैं कि पंजाब में से इनमें से कोई गवर्नर होगा। अब 2 लोग ऐसे हैं जो ख़ुद भी नून के लिए बड़ा सॉफ्ट स्पोकन हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और नून लीग भी उनके लिए रखती है, कि मखदूम अहमद महमूद और दूसरे कायरा साहब। और ये अब खबरें चल रही हैं कि वो कोई एतराज़ भी उठाया नून लीग ने कि नहीं, ये नाम कहाँ से आ रहा है।
नदीम अफजल चंद का। तो नदीम अफजल चंद को वैसे भी कोई इस किस्म की इंटीमेशन नहीं है। सो प्रैक्टिकली एज वी स्पीक राइट नाउ अभी तक तो क्रॉस है, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर पीपल्स पार्टी वांट्स टू मेक अ पॉलिटिकल कमबैक तो वो किसी सियासी चलते पुरजे नॉर्थ पंजाब, अपर पंजाब, इस साइड से किसी को लगाएंगे, अदरवाइज मखदूम अहमद महमूद जो है वो उनकी चॉइस होंगे। बट लेट्स सी कि ये सारा मामला जो है वो केपी के लिए फैसल करीम कुंडी का भी नाम अब गर्दिश करना शुरू हो गया। हाँ, तो ये अब कुछ नाम वगैरह चल रहे हैं गवर्नर के लिए, तो देखते हैं कि कौन आता है और वो फिर उसका रिलेशनशिप जो है वो सूबाई हुकूमत के साथ कैसा रहता है। तो ये इंटरेस्टिंग, डेरे का मुकाबला डेरे से। हाँ, अब जो पीटीआई ने सदारती इंतखाबात को मुस्तरद किया ना, वो उसी बुनियाद पे की है। वो कहते हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है जिसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना था, जिन्होंने वोट डालने थे, फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास अददी अक्सरियत पूरी थी, हमारे पास नंबर पूरा था। फॉर्म 47 के ऊपर जिन्हें डिक्लेयर किया गया MNA MPA, तो उसके देखें जो सदारती इलेक्शन है उसका वोट 65 जो सबसे कम वाला ऐवान है बलूचिस्तान का, वहाँ से वो बेसिकली काउंट होना शुरू होता है। बाकी जितने भी जिनके ज़्यादा हैं वो 65 पे तकसीम होकर वोट उस रेशो से बनता है, यानी बलूचिस्तान के मेंबर एक मेंबर का एक वोट है जी। और आप कौमी असम्बली के जो लोग हैं उनको तकसीम कर देंगे 65 के ऊपर या 62 के ऊपर, जितने टोटल वोट हैं, पहले क्योंकि 65 थे 65 थे, तो वो उसके ऊपर तकसीम करके फिर उस हिसाब से तो वोट तो उन्होंने कर लिए पूरे। लेकिन पीटीआई के जो बयान इसके ऊपर आया है, उन्होंने मुस्तरद कर दिया इस इलेक्शन को। उन्होंने कहा कि हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज में बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि मतलूबा अक्सरियत पूरी थी, आइनी ओहदों पर गैर आइनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। इन लोगों ने ओहदे अहलियत और जमहूरी इक़दार के बगैर बांटे। पहले भी 2 ख़ानदान मुल्क के वसाइल पर काबिज़ थे, अब यही 2 ख़ानदान और इनके ओहदों पर काबिज़ होने जा रहे हैं। जरदारी की जीत जमहूरियत या पार्लिमान की मजबूती के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। अमर अयूब ने कहा कि आज पार्लियामेंट में बराए नाम सदारती इंतखाब हुआ। फॉर्म 45 पर डाका डालकर पीटीआई उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 45 में हेरा फेरी करके शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। शहबाज शरीफ ऐवान में अजनबी की हैसियत रखते हैं, ही इज़ अ स्ट्रेंजर, और उसको अलाउड नहीं होता। स्ट्रेंजर इन द हाउस को सार्जेंट एट आर्म्स अलाउ ही नहीं कर सकता कि वो ऐवान में दाखिल हो, उसके तरीक़ाकार मौजूद है। तो ये वो खिंचाव है कि जिसके बाद ये सवाल करना कि कोई मफाहमत हो जाएगी, आसिफ जरदारी इसके हवाले से कोई रोल प्ले करेंगे या कर सकते हैं, या बिल्कुल इस वक्त जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिबेट है। सही, आसिफ जरदारी ना इस मकसद से आए हैं ना इस एजेंडे पर आए हैं। वो जून 2023 में कुछ बुनियादी चीज़ें तय हो गई थी, इसीलिए आपने देखा नहीं कि मुंह बना के मौलाना फजलुर रहमान इधर उधर फिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस वक्त एक कैलकुलेटेड लड़ाई मोल ली हुई है। उन्होंने अपना रास्ता उधर के लिए भी खुला रखा हुआ है। उन्होंने अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया तो उन्होंने उमर अयूब को भी वोट नहीं दिया जी। उन्होंने अगर सदर के लिए आसिफ जरदारी को वोट नहीं दिया तो जिनके लिए उनका दिल धड़क रहा था वोट देने के लिए उनको भी वोट नहीं दिया। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि मौलाना फजलुर रहमान अभी वेइंग इन ऑन ऑप्शंस। सही, और वो कभी भी उस नहज पे, उस हद पे ना जा रहे हैं ना जाना चाहते हैं कि जहाँ पर उनके लिए कोई मसाइल पैदा हों, वापसी के रास्ते बंद हों। तो मौलाना फजलुर रहमान भी आपको पता है कि घाघ पॉलिटिकल प्लेयर है, वो उनको पता है कि मैंने अपना उल्लू सीधा करना है। मुझे इस बात से गर्ज नहीं है कि किसी चौक में खड़े हैं जहाँ से चारों शाहराएं खुली। हाँ, तो लेट्स सी देखें जरदारी साहब का दौर किस किस्म के गुल खिलाता है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।